बच्चों, सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी को लिए चल रहा हूँ आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको लिए चल रहा हूँ। आज की मेरी जो ऑनलाइन क्लास है वो बीएड सेकेंड सेमेस्टर, बीएड द्वितीय सेमेस्टर के जो भी छात्र और छात्राएं हैं उनका ये सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। बच्चों, मैं आपको बता दूं, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत उस विषय के अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है वो है बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, आप देख रहे होंगे जीवमंडल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि बायोस्फीयर, मैंने आपको स्थल मंडल के बारे में बताया, मैंने आपको जल मंडल के बारे में बताया, मैं आपको वायुमंडल के बारे में बता चुका हूं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है जीवमंडल, बायोस्फीयर। बच्चों, सबको पता है कि जीवमंडल वास्तव में अपने आप में स्वतंत्र रूप से कोई विशेष क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह जैविक वस्तुओं का और उनको घेरे रखने वाली अजैविक वस्तुओं के बीच, याद रखिएगा, जीवमंडल जैविक और अजैविक वस्तुओं के बीच होने वाले परस्पर क्रियाकलापों का एक कार्य स्थल है। याद रखिएगा बच्चों, वस्तुतः जीवमंडल एक ऐसा भाग है जहां पर जीवन संभव है। जीवमंडल ही एक ऐसा भाग है जहां पर जीवन संभव हो सकता है, होता है। याद रखिएगा बच्चों। और मैं आपको बता दूं, जहां जीवमंडल एक ऐसा भाग है जहां पर जीवन संभव है, यहां पर वायुमंडल द्वारा प्रदत्त ऑक्सीजन तथा अन्य गैसें भी उपलब्ध होती हैं जो जीवन का एक आधार है। और यहां पर सौर ऊर्जा भी वायुमंडल से होकर किरणों के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुंचाती है, जिससे जीवों की सभी जीवों की सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि जीवमंडल पर, बायोस्फीयर पर, बच्चों जीवमंडल पर 99.98, याद रखिएगा, जीवमंडल पर 99.98। बच्चों याद रखिएगा, जीवमंडल पर 99.98% ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और जलमंडल से पीने तथा अन्य कार्यों हेतु, जलमंडल से अन्य पीने के कार्य हेतु जल की प्राप्ति होती है। जीवमंडल में किसी भी क्रिया का प्रारंभ सौर ऊर्जा से होता है। जीवमंडल में किसी भी क्रिया की जो शुरुआत होती है वो सूर्य से ही होता है। मैं आपको बता दूं, वो जीवमंडल में किसी भी क्रिया का प्रारंभ सौर ऊर्जा से होता है। सौर ऊर्जा सूर्य की, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों के रूप में पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी पर उपस्थित हरे पौधों में जितने भी उपस्थित क्लोरोफिल तथा वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित करती है, बदल देती है। परिवर्तित करने की ये जो प्रोसेस है, बदलने की ये जो प्रक्रिया है ना, वो बच्चों प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में जाकर अपना पूर्व स्थान ले लेती है तथा कार्बोहाइड्रेट पौधों द्वारा स्वयं में अवशोषित कर लिया जाता है, जो पौधों में ऊर्जा के रूप में उपस्थित करता है।
ये ऊर्जा शाकाहारी पशुओं द्वारा घास आदि खाने से तथा फिर मांसाहारी पशुओं, बड़े पशुओं द्वारा छोटे पशुओं, शाकाहारी पशुओं की क्रमिक रूप से खाने से और आगे भोजन श्रृंखला के रूप में चलती रहती है। मैं आपको बता दूं बच्चों, सभी वनस्पतियों याद रखिएगा, ये सभी जितनी भी वनस्पतियां हैं वो सभी वनस्पतियों, यहां तक कि मनुष्य समेत सभी पशुओं की अधिकतर ऊर्जा उनकी अपनी जीवन क्रिया यानी लाइफ सर्किल चलाने में ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जो ऊर्जा बच जाती है, जो एनर्जी बचती है, वह मृत पदार्थों को अपघटित करने वाले जीवाणुओं द्वारा फिर से उसको मूल तत्वों के रूप में परिवर्तित करने में खर्च कर दी जाती है। बच्चों, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ताप को जीवमंडल में छोड़ दिया जाता है तथा शेष मिट्टी में मिल जाता है। यह जो क्रम है वो लगातार चलता रहता है, जिससे पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सभी व्यवस्थाएं वस्तुतः संतुलित व नियंत्रित बनी रहती हैं। मैं आपको बता दूं, पर्यावरण के घटक आप देख रहे होंगे, आपके सामने पर्यावरण के बच्चों 3 घटक हैं। पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण, तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। यानी हम ये मान सकते हैं बच्चों कि पर्यावरण के 3 घटक हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, पर्यावरण के नेक्स्ट आता है जीवमंडल के बाद पर्यावरण के घटक। मैं आपको बता दूं बच्चों, पर्यावरण के 3 मुख्य तत्व नीचे दिए गए हैं। पहला भौतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है। दूसरा है जैविक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत बच्चों पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और घटक आते हैं। नेक्स्ट तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत बच्चों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सभी पर्यावरण शामिल हैं। अगर हम भौतिक पर्यावरण की बात करें बच्चों, तो याद रखिएगा आप, भौतिक पर्यावरण अंतरिक्ष, भू आकृतियां, जल निकायों, जलवायु, मिट्टी, चट्टानों और खनिजों के रूप में है। ये मानव आवास के चरित्र पर उसके अवसरों और सीमाओं को निर्धारित करते हैं। कौन? भौतिक पर्यावरण। बच्चों भौतिक पर्यावरण के बाद नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो मैं लिए चल रहा हूं जैविक पर्यावरण। याद रखिएगा बच्चों, जैविक पर्यावरण क्या होता है? जैविक पर्यावरण जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव और पुरुष जीव मंडल का गठन करते हैं। तीसरा है बच्चों सांस्कृतिक पर्यावरण। मैं आपको बच्चों बता दूं कि सांस्कृतिक पर्यावरण जैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तत्व कंपलसरी में यानी अनिवार्य रूप में मानव निर्मित विशेषताएं हैं जो सांस्कृतिक वातावरण बनाते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि भौतिक या पर्यावरण या जैविक वो अगर हम बात करें आपसे कि भौतिक पर्यावरण को हम अजैविक तत्व भी बोलते हैं, इसको जैविक बोलते हैं और इसको अजैविक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बच्चों याद रखिएगा आप सभी कि पर्यावरण में भौतिक या अजैविक घटक को भौतिक घटक भी कहते हैं, अजैविक तत्व को भी भौतिक पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अजैविक घटक में स्थल मंडल में जो भू आकृतियां, मृदा, खनिज पदार्थ, कच्ची धातु, खनिज तेल, खनिज पदार्थ तथा भोज्य पदार्थ को शामिल किया जाता है। और बच्चों मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ वायुमंडल तथा
वायुमंडल की विभिन्न गैसों को भी इसी भौतिक और अजैविक पर्यावरण में शामिल किया जाता है। नदियां, सागरों, महासागरों, जल स्रोत, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। भौतिक या अजैविक घटक के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व भी आते हैं। मैं आपको बता भी चुका हूं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ये मेरा जो टॉपिक है वो है जीवमंडल। मैंने आपको चारों मंडलों के बारे में बता दिया है। बच्चों, स्थल मंडल का मतलब होता है, स्थल मंडल के तत्वों में आपने देखा होगा कि पहाड़, पठार, झील, चट्टानें, मृदा इत्यादि ये प्राकृतिक घटक शामिल हैं। याद रखिएगा, फिर से याद रखिएगा कि स्थल मंडल के तत्वों में पहाड़, पठार, शैल, चट्टान, मृदा यानी मिट्टी आदि प्रत्येक घटक शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं, वायुमंडल में अगर हम बात करें, अगर हम याद रखिएगा, अगर हम जलमंडल की अगर हम बात करें बच्चों, तो अजैविक घटक के वायु रूपी घटक को वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल के बारे में अगर हम आपको बात करें तो हम आपको एक बात बता दें कि जलमंडल में, याद रखिएगा बच्चों, जलमंडल से तात्पर्य प्रमुख रूप से पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रमुख जल राशि से है। जलमंडल जिसमें प्रमुख रूप से भूमिगत जल, नदियां, झीलें, तालाब, झरने, सागर, महासागर इस घटक में जलमंडल में शामिल हैं। जलमंडल जीवित प्राणी के जीवन हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जलमंडल में जल के प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ कृत्रिम तालाब, बांध, नहरें ये सभी शामिल होते हैं। इस मंडल में यानी जलमंडल में ही आपको मत्स्य वर्ग और एम्फीबियन, तालाब, बांध, कुछ सरीसृप, एवीज, स्तनधारी जीव भी निवास करते हैं। कहां? जलमंडल में। मत्स्य वर्ग यानी मछली वर्ग में इसमें घुली O2 को ग्रहण कर जल में जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वायुमंडल। आप सभी देख रहे होंगे आपके सामने वायुमंडल जो लिखा हुआ है बच्चों। मैं आपको ये भी बता दूं कि वायुमंडल अजैविक घटक के वायु रूपी घटक को जो वायुमंडल में विभिन्न गैसों के रूप में विद्यमान है, ये वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में वायुमंडल की विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2, N2O, NO2, SO2, मीथेन, जल वाष्प, अक्रिय गैस जैसे नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीलियम आदि ये सभी पाई जाती है। और ये सभी गैसें वायुमंडल तथा उसके पौधों मंडलों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है बच्चों, आप देख रहे होंगे मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चों, याद रखिएगा, नेक्स्ट है बच्चों जैविक पर्यावरण। मैं आपको बता दूं बच्चों, पर्यावरण के वे घटक जिनमें जीवन पाया जाता है वे जैविक घटक कहलाते हैं। उसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक हैं। पेड़ पौधों का मतलब होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पेड़ पौधों को पादप वर्ग भी कहते हैं और इसमें वे जीव शामिल होते हैं जिनमें हरित, लवक, प्रकाश संश्लेषी पदार्थ पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति रहित एवं भोजन निर्माण के अनुकूल होती है।
और मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर हम जीव जंतु की बात करें तो जीव जंतु में बच्चों मैं आपको बता दूं, जीव जंतु में इन्हें विषम पोषी भी कहते हैं और ये स्वपोषी पर निर्भर करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं ना बना करके आसपास के जो भी वातावरण है उनसे ये भोजन की प्राप्ति करते हैं और ये भोजन हेतु जंतु तथा पादप पर निर्भर करता है। कवक, जंतु तथा प्रोटोसाइट इस पर निर्भर करते हैं और इसे निम्न वर्गों में बांटा भी जाता है जीव जंतु को, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। आइए हम आपको लिए चलते हैं बच्चों सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता पर। बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लिए चलता हूं, मेरा है प्राथमिक उपभोक्ता। मैं आपको बता दूं बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी भी कहते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें शाकाहारी के नाम से पुकारा जाता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं और इसके प्रमुख उदाहरण है जैसे हिरण, हाथी और गाय, भैंस, बकरी, ये सभी। नेक्स्ट है द्वितीयक उपभोक्ता। बच्चों मैं आपको लेकर के चल रहा हूं द्वितीयक उपभोक्ता। मैं आपको बता दूं ये मांसाहारी होते हैं। ये भोजन हेतु दूसरे जंतु पर निर्भर रहते हैं, जैसे शेर, तेंदुआ, बाघ, ये सभी से एग्जाम्पल हैं, सभी इसके उदाहरण हैं। इन्हें मांसाहारी भी कहते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता को मांसाहारी, तीसरा है बच्चों तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता को सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी मैं आपको बता दूं ये सर्वाहारी होते हैं, ये भोजन हेतु पादप और जंतु दोनों पर निर्भर रहते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में एक शिखर पर होते हैं, जैसे मानव। नेक्स्ट है बच्चों अपघटक। अपघटक की अगर हम आपको बात करें तो ये मृत जीवी होते हैं, मरे हुए जीव होते हैं। इनमें जीवाणु, कवक शामिल होते हैं। ये उत्पादक तथा उपभोक्ता के रासायनिक यौगिकों को जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ता है। ये यौगिक के सरल रूप में फिर से मिल जाते हैं और अपघटक प्रमुख रूप से भू रासायनिक चक्र में सहायक होता है। याद रखिएगा, अपघटक प्रमुख रूप में भू रासायनिक वर्ग में सहायक होता है। भू रासायनिक का जो चक्र है उसमें सहायक होता है। नेक्स्ट है बच्चों मैं आपको लिए चल रहा हूं, मेरा जो टॉपिक है पर्यावरण का महत्व। बच्चों मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। आइए हम आपको बताने चल रहे हैं पर्यावरण का क्या महत्व है। नेक्स्ट बच्चों हम आपको लिए चल रहे हैं पर्यावरण का महत्व। बच्चों मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण एक व्यापक और जटिल क्षेत्र है। पर्यावरण को प्रकृति के रूप में जाना जाता है, जिसमें पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से होने वाली सभी जीवित और गैर जीवित वस्तुएं शामिल हैं। पर्यावरण के सभी जीवित प्रजातियों का एक जीवित स्थान है। व्यापक अर्थों में पर्यावरण प्राकृतिक दुनिया का या भौतिक दुनिया के बराबर है। प्राकृतिक पर्यावरण की प्रकृति का उपहार है। याद रखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण एक प्रकृति का उपहार है, गिफ्ट है और हमें यह सुरक्षित भविष्य के लिए इसके संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं के लिए पर्यावरण का महत्व आप देख रहे होंगे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व, दूसरा है मानव के लिए पर्यावरण का महत्व और तीसरा है स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व। मैं आपको बता दूं बच्चों, पहला जो पॉइंट है आपका जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व, यानी पृथ्वी पर पर्यावरण जीवन के रूप में अस्तित्व का एकमात्र कारक है। पृथ्वी पर इसके बिना कोई जीवन नहीं हो सकता है। हमारे सौर मंडल में अन्य बड़े ग्रह हैं, लेकिन पर्यावरण की कमी के कारण कोई जीवन नहीं है।
इसलिए यहाँ तक कि वैज्ञानिक इस पर जीवन बनाने के लिए केवल मंगल ग्रह पर ही काम करते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ उपयुक्त वातावरण है और ये जीवन और अस्तित्व के लिए पर्यावरण के महत्व को दर्शाता है। जीवन में वर्णित अनेक भूमिकाओं के लिए पर्यावरण महत्वपूर्ण है। दूसरा है बच्चों, आप देख रहे होंगे जीवन जीने के लिए पर्यावरण में स्वस्थ जीवन, स्वच्छ सांस और स्वच्छ जल की जरूरत होती है। अगर ये सभी स्वच्छ ना हो तो जीवन नहीं जिया जा सकता। पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए और पौधों का संरक्षण होना चाहिए। दूसरा है बच्चों, आप देख रहे होंगे मानव के लिए पर्यावरण का महत्व। मानव के लिए भी पर्यावरण का महत्व है, जिसके अंतर्गत अगर मानव को भोजन ना मिले तो बेकार है, वो मर जाएगा। भोजन हेतु, आश्रय हेतु, रहने के लिए स्थान, वस्त्रों के लिए, भाई जब वो जीवित रहेगा तो उसको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए। फर्नीचर हेतु उसे कुछ जरूरती चीजें, फर्नीचर भी चाहिए। चिकित्सा हेतु, अगर वो बीमार भी हो जाए तो उसे चिकित्सा की जरूरत हो। तीसरा है बच्चों, स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व। मैं आपको बता दूं बच्चों, स्वास्थ्य के लिए भी पर्यावरण का महत्व बहुत जरूरी है। जैसे तनाव मुक्त होना, अगर आप तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे तो आप बीमार रहेंगे। तनाव से मुक्त रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट है रोगों की रोकथाम। रोगों की रोकथाम के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे कोई बीमारी ना फैलने पाए, इसके लिए समय समय पर स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, आकस्मिक चिकित्सा देखभाल की सुविधा होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चों आज मैंने आप सभी को जीवमंडल के बारे में बताया, पर्यावरण के घटक के बारे में बताया, जैविक पर्यावरण जिसको हम अजैविक पर्यावरण के नाम से जानते हैं, भौतिक पर्यावरण जिसको हम अजैविक पर्यावरण भी कहते हैं, जैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, मैंने आपको पर्यावरण के बारे में बताया, पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया। जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व है, मानव के लिए पर्यावरण का महत्व है और स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्ते। बच्चों ये सभी आप लोग उतार लेंगे इसको।